नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ममता सरकार पर लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। कहा, पीड़ितों के साथ हम हैं खड़े। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं सुधर रहे हैं हालात। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से 3 की मौत। एनडीआरएफ की 2 टीमों के साथ राहत एवं बचाव कार्य जारी। स्थिति का जायजा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी लेंगे। भाजपा ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में एनडीए के शासनकाल में ही हुआ विकास। जेपी नड्डा ने कहा, वर्तमान में हिमाचल में चल रही है कांग्रेस सरकार, मिसमैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने गैंगस्टर शारिक साठा की 2.31 करोड़ की संपत्ति जब्त की। जन कल्याण के लिए होगा जमीन का इस्तेमाल। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और मुर्शिदाबाद हिंसा को दिल झकझोर देने वाली घटना बताया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित परिवारों के अपने सपनों को टूटते हुए देखा है और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस टीम का नेतृत्व किया। ये दौरा वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद किया गया है। एनसीडब्ल्यू की टीम ने पीड़ितों से बातचीत की है। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है और इन चीज को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गांव में हम निर्वासित हो गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विजया रहाटकर ने ममता सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार ने पीड़ितों के और उनके परिवारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए। इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इस विषय को तकलीफ जो हुई है उन महिलाओं के साथ सरकार कितनी खड़ी रही है? कितने लोग उनको मिलने के लिए गए हैं? उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे? उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा? इस विषय पे सभी ने बात करनी चाहिए। ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करे। क्या कुछ कार्य किए गए हैं और साथ ही साथ पीड़ितों को अब तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है, इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। मैं आज पश्चिम बंगाल की सरकार को मैं तत्काल और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने का मैं आग्रह करती हूँ। ये हमारे अपने लोग हैं,
अपनी बेटियां हैं, पश्चिम बंगाल की बेटियां हैं, बहू है, इनके साथ आप डट के खड़ा रहिए। इनकी जो तकलीफें हैं उस तकलीफों को आप समझ कर लीजिए और उसी के साथ साथ उनको न्याय मिलने के लिए आप तत्काल उस व्यवस्था को आप बनाइए। उनका ध्यान रखना, उनको आधार देना, उनका मनोधैर्य बढ़ाना और जो उनका नुकसान हुआ है इस नुकसान को त्वरित उसको भरने के लिए काम करना ये आपका काम ही बनता है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी हुई हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और उसी की भाषा बोल रही है। Mamata Banerjee is blaming BJP. This person, I think his name is Safikul or something like that. I have forgotten the name. Whether he was a member of BJP or whether he was a member of RSS. So that person is organized. That person is responsible for organizing the riot according to the version of police. So first of all, let Mamata Banerjee clear the whole citizen of Bengal whether Mamata Banerjee is giving the false statement or her police working under her leadership is giving the false statement. Who is false? केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति सभी जानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश बना दिया है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि मौजूदा पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार हिंदुओं का खून बहाया जा रहा। ये स्थिति तो अब सबको पता है, वो तो अलग देश है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना, तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्शन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है ऑलरेडी। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना जानती हैं और पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय असुरक्षा के माहौल में है। बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान चला रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश में जनसंपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा हुई। इंदौर में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम हुआ और इसमें सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही साथ निगरानी शुल्क 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
वहीं अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होगी और इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। ये पहला कार्यक्रम यूसुफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहनें ज्यादा संख्या में आई है और उन्होंने मोदी जी का शुक्र अदा किया है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज के खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रही है। एक पारदर्शिता के साथ काम होगा। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है और वे इसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। I think, unfortunately, some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who, in turn, for the last 35 years, has done nothing for their problems. जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि के बाद चंदरकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे काफ़ी नुकसान होने से बचाया जा सका। वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सीआरपीएफ के जवान उधमपुर में राजमार्ग को सुचारू रूप से चालू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। इस बीच रामबन जिले में भारी बारिश से उत्पन्न प्राकृतिक विपदा के तहत जिला प्रशासन ने आम लोगों से धैर्य बनाए रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में जिला कंट्रोल रूम से 01998 295500 और 01998 266 790 पर संपर्क किया जा सकता है। ये होटल उस्मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल। तो आराम से हम लोग सो रहे थे तो ये घटना हुई रात को 3 बजे। बारिश वगैरह आई, शोर शराबा हुआ। तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा तो ऊपर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे, पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस हैं पैदल चलने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। एकदम से हम डरे हुए थे और सुबह से हम ट्राई कर रहे थे सामान वामान कैसे हैंडल करें। खाना भी नहीं खाया हमने, सुबह से हम ये उसी में लगे हुए कि गाड़ी का कोई रास्ता मिल जाए, कोई सपोर्ट हो जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन पर डिप्टी कमिश्नर बशीर उल हक चौधरी ने कहा कि लगातार बारिश और बादल फटने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि बघाना गांव में भूस्खलन के कारण 2 मकान ढह गए, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 40 से 50 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 200 से 250 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बशीर उल हक चौधरी ने बताया कि क्यूआरटी टीमें मौजूद हैं और लगातार राहत एवं बचाव अभियान जारी है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा सेरी बागना में। 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गवा दिया और एक बुजुर्ग थे उनको भी गवा दिया 2 अलग अलग घरों में। तो बाकी अगर ओवरऑल हम देखेंगे सिचुएशन में तो लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूं, हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन वे है। हमारी अभी प्रायोरिटी यही है कि लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए, सेफ जगह पे लगाया जाए, सो दैट के जानी नुकसान जो है वो ना हो। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग से घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल न होने की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं जाया जा सकता। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वहां जाकर स्थिति का आकलन करेंगे।
रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। काफी नुकसान है, नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है, ब्रिजेज को नुकसान हुआ है, घर भी गिरे हैं, बकरवाल फैमिलीज हैं, उनकी बकरियां मर के, भेड़ू मर के, वहाँ 2 डेथें भी हो गई हैं। तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। तो इसमें आप मैं यही कहूंगा कि मैं अब रामबन निकल रहा हूँ और उसके बाद आके हम कुछ वहाँ की जब सिचुएशन अपनी आंखों से देख के आएंगे। लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं, रामबन बनाल के खिता चिनाब वैली के अंदर, और जहां जहां भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 बाधित हो गया है। SSP ट्रैफिक राजा आदिल हमीद ने बताया कि NDRF की 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं। बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, इसलिए इस मार्ग पर यात्रा न किया जाए। कि पूरी रात जो है रामबन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में बहुत रेनफॉल हुआ है, थंडरिंग हुई है, तो जिससे नेशनल हाईवे 44 बहुत सी जगह पे जो है टूट गया है, बहुत सी जगह पे लैंडस्लाइड्स आई हैं, जिससे इमीडिएट फ्यूचर में जो रोड जो है अभी ट्रैफिक चलना बहुत मुश्किल लगता है, अभी अपना ट्रैवल अंडरटेक ना करें। और खबरें भी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। कैसे राजस्थान के फतूही गांव के युवाओं ने खाली जमीन पर उगा दिया जंगल, तो कैसे विदर्भ में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक गांव की ग्राम पंचायत ने किया अनूठा प्रयोग। मध्य प्रदेश की महिलाएं किस प्रकार कोदो उत्पाद तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बना रही हैं विशेष पहचान। ऐसी ही अच्छी खबरों को जानने के लिए देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का रविवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार गलत नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है और ये जो कहती है कि केंद्र की सरकार से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, ये गलत है। हिमाचल में जब भी विकास कार्य हुए हैं वो NDA के कार्यकाल में हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी बजट में हिमाचल के लिए काफ़ी कुछ आवंटन किया जाता है। जी की सरकार एक प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आ रहे, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की है। केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री NDA का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला। जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फ़ायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। इट हैज़ बीन ऑलवेज डन व्हेन द NDA गवर्नमेंट लेड बाय BJP लीडर फर्स्ट भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी and for the last 11 years Narendra Modi ji that it has taken place. दिल्ली सरकार ने लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 1111 पानी टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। ये टैंकर खास इसलिए है क्योंकि ये GPS सिस्टम से लैस है। पानी के टैंकरों पर सही निगरानी रखने के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में एक नया कमांड सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ से टैंकरों की हर गतिविधि को रियल टाइम यानी तुरंत सटीक समय पर देखा जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यह हाईटेक सिस्टम टैंकर की मूवमेंट, स्पीड और पानी की डिलीवरी पर समय समय पर नजर रखेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर टैंकर समय पर और सही जगह पर पानी पहुंचाए। दावा है कि इससे पानी की बर्बादी और चोरी पर रोक लगेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे पहले की सरकारों ने हमेशा टैंकर माफिया के नाम से पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार किया है। जनता के लिए जो पानी भेजा जाता था वो पानी कहाँ जाता था उसका आता पता नहीं चलता था। अब ये नई सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और जलापूर्ति के लिए संकल्पित है। इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी
और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने तीमारपुर ऑक्सीकरण प्लांट में 85 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीवर के पानी को शोधित करने के लिए लगाया गया यह प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पुरानी शोधन प्रणाली के इस्तेमाल से स्थिति और खराब हुई है। प्रवेश वर्मा ने प्लांट का दौरा कर हालात का जायजा लिया और खर्च की गई राशि की जांच के निर्देश दिए। बाबा आदम के ज़माने में जैसे सीवेज को ट्रीट करते थे वैसे ये उसी तर्ज पे ये प्लांट बनाया था। 85 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर चुके हैं। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी लैंडस्केपिंग में, फिर आपको दिखाई दे रहा है घास वास जो लगी है इतने ख़राब तरीके से लगी है। इसमें 85 करोड़ रुपया ये आपदा सरकार ने खर्च कर दिया। उसके बाद में भी अभी तक इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, कमीशन नहीं हुआ। फिर 85 करोड़ की तो जांच कराएंगे ही, और ये ज़मीन को कैसे यूज़ कर पाएंगे, इतनी प्राइम हमारी लैंड है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, इससे कैसे फ़ायदा होगा लोगों को, हम इसके ऊपर में भी कदम उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे से पहले घाटमपुर स्थित नेवेली प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संभल हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर शारिक साठा की 2.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा। पूरे मामले पर एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि शारिक साठा गैंग की 2.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कई महीनों तक मौका दिए जाने के बावजूद दोनों आरोपी ये साबित नहीं कर पाए कि ये संपत्ति उन्होंने वैध तरीके से खरीदी है। इसके बाद पैरवी करके सेक्शन 15 के तहत इस संपत्ति को सरकार के नाम कर दिया गया। यह गैंग 24 नवंबर को हिंसा में शामिल था, जिसमें कुछ लोगों की हत्या की गई थी। गौरतलब है कि शारिक साठा गैंग और उसके साथी सिकंदर के खिलाफ साल 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच में आरोपियों की संपत्ति की छानबीन की गई तो पता चला कि शारिक साठा ने पत्नी गुले रोशन और सिकंदर ने अपनी पत्नी रजा परवीन के नाम से प्राइम लोकेशन पर तुर्तीपुर इलाहा में 268 वर्ग स्क्वायर मीटर की जमीन खरीदी थी। पुलिस के द्वारा पिछले कुछ महीने से जो शारिक साठा जो गैंग है, जो ऑटो लिफ्टर गैंग है, और उनके द्वारा 24 नवंबर को संभल हिंसा में भी पार्टिसिपेट किया गया था और लोगों की हत्या की गई थी, उस पर और शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा 2009 में एक गैंगस्टर का अभियोग है, वो शारिक साठा और उसकी गैंग के सदस्य सिकंदर के विरुद्ध दर्ज कराया था। बाद में जब इसकी प्रॉपर्टी की छानबीन की गई तो शारिक साठा की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन, इन दोनों महिलाओं के नाम पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन लोगों को कई मौके देने के बावजूद ये लोग ये नहीं बता पाए कि ये संपत्ति इन्होंने जराइम की दुनिया के अलावा जो अर्जित किए गए धन उससे की गई है। इस तरीके से इन लोगों की आज ये गैंगस्टर के सेक्शन 15 के तहत 2 करोड़ 31 लाख रुपए की एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी है, वो सरकार में निहित कराई गई है। आज ईस्टर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ। ये त्यौहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे कहा जाता है। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्यौहार है और यह हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्यौहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आशा और आनंद का यह त्यौहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण, करुणा की भावना को जगाएगा। उन चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।